वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया था टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कि 17/12/2023 को एमपीपीएससी 2023 की यानी कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 की होगी। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जिससे कट ऑफ बनता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की ये राज्य सेवा परीक्षा, जिसको स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन ये बोलते हैं और फॉरेस्ट की अलग होती है, तो राज्य सेवा परीक्षा 2023 तो 17/12/2023 को होनी है। इसमें समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्रैश कोर्स के फॉर्म में बैच शुरू हुआ है। 28 सितंबर से हमने इसको शुरू किया है। 17/12/2023 तक आपका चलेगा। सब कुछ यहाँ पर बताएंगे, क्या पैटर्न होता है एमपीपीएससी में, क्या सिलेबस है और किस तरीके से आप इसमें आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एमपीपीएससी 2022 वाला इसी साल हुआ था, मई में हुआ था, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। एमपीपीएससी 2023 का एग्जाम 17/12/2023 को है। 24 का एग्जाम का भी कैलेंडर आ चुका है। एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, अप्रैल मंथ में कराने वाले हैं। हम इसमें बेसिकली 17/12/2023 को जो एमपीपीएससी का ये 2023 का प्रीलिम्स होना है, राज्य सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स जो होना है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 6 से 7 आवर्स आपको कंटिन्यूस स्टडी की ज़रूरत होगी। और जैसे हमने अदर स्टेट पीसीएस में भी कई सारे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराया है। फाइनली भी सिलेक्ट हुए हैं लोग, अपने प्रीलिम्स में भी हुए हैं, मेंस में भी हुए हैं, फाइनली इंटरव्यू दे करके पोस्ट तक पहुंचे हैं, कार्यरत भी हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स। उन सभी के इंटरव्यू आप देख पा रहे होंगे चैनल पर। एमपीपीएससी में पहली बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आई है यहाँ पर आपका सिलेक्शन कराने, और बहुत तैयारी के साथ हम लोग आए हैं। ठीक है, काफ़ी समय यहाँ पर इसलिए लिया गया था डिलिब्रेशंस में, जिससे कि फुल प्रूफ यहाँ पर प्लानिंग के साथ, फुल प्रूफ स्टडी मटेरियल के साथ आपको सिलेक्ट कराया जा सके एमपीपीएससी में भी। ठीक, तो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं। समझिए कि 6-7 घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्या स्टडी करना है, कैसे करना है, क्या क्या स्टडी करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको पेड ग्रुप में, और सामग्री भी दी जाएगी। तो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं। अगर आप एमपी के छात्र हैं, आप नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्किंग कैसी होती है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो आपको देखना पड़ता है। जो ये मैं बोल रहा हूँ, यही आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। ठीक है, ये आपका चलेगा 20-25 मिनट का। हम इसमें आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद से स्टडी मटेरियल आपको मिलने लगेगा ग्रुप में। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक वीडियो बना दी जाएगा, जिसमें आपको बता दी जाएगा पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ये सब। तो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ आप निकालने में सक्षम कैसे होंगे, इस बारे में पूरी अभी चर्चा होगी। लेकिन इसका मैं एक पंक्ति में उत्तर देना चाहूँ तो इसका बस उत्तर यही है कि जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, और आपको जो पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो अभी आपको कराई जाएगी, उससे आप जो है अपना कट ऑफ निकालेंगे। ठीक, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है स्टडी मटेरियल के साथ, उनको डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा गया होगा। आप अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस से एसोसिएटेड, फैक्ट से एसोसिएटेड, पीवाईक्यू से एसोसिएटेड, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं हमारे डिस्कशन वाले ग्रुप में। सर्वप्रथम हम लोग परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न यानी कि परीक्षा योजना समझ लेते हैं। पैटर्न मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात करेंगे बिंदुवार डिटेल में। तो परीक्षा योजना क्या है? परीक्षा योजना 3 स्टेजेस में होती है। पहली है यहाँ पर प्रीलिम्स, जो वस्तुनिष्ठ पेपर ओएमआर शीट आधारित होगा, और पहला यहाँ पे ओएमआर बेस्ड आपका, और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसी की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराएगा प्रथम प्रश्न पत्र की, जिससे आपकी कट ऑफ बनती है मेंस के लिए। अभी सब बता रहा हूँ कि करके लिखित वर्णनात्मक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होती है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। प्रीलिम्स होने के बाद साक्षात्कार होता है आपका। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होता है, पेड ग्रुप में इसी की तैयारी आपको कराई जाएगी। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 अंक इसमें होते हैं। प्रश्न कितने होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। तो हर प्रश्न कितने अंक का हुआ? 2 अंक का। ठीक, ये परीक्षा छानबीन परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप मेंस के लिए एलिजिबल है कि नहीं, खाली इसको देखने के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है। मेरिट मेंस के मार्क्स से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट। कुछ राज्य के लोक सेवा आयोग इसको लिखते हैं, जैसे उत्तराखंड में इसको स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा जाता है, यानी कि आप मेन्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मेन्स कितने लोग लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे गिवन है, मेन्स लिखेंगे पदों के 20 गुना लोग। जैसे पद मान लीजिए आते हैं 300 आते हैं, तो उसके 20 गुना लोग ही मेन्स लिख पाएंगे। आशय, अगर पद आपके 300 आते हैं फर्ज कीजिए, तो यहाँ पर 6000 लोग ही मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे और इसमें अलग से कट ऑफ भी नहीं आएगी। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। और कितना क्वालिफाइंग नेचर का है? 40% यहाँ पर लाना इसमें जरूरी है। कई जगह स्टेट पीसीएस में 33% होता है, इसमें हालांकि 40% है। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कट ऑफ तो सामान्य अध्ययन का अलग से जाता है, लेकिन न्यूनतम यहाँ पे 40% आपको अंक चाहिए द्वितीय प्रश्न पत्र में, यानी कि सीसैट के पेपर में। पैटर्न देखने के बाद, परीक्षा योजना देखने के बाद अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पर।
तो सिलेबस यहाँ पर मैंने हिंदी माध्यम में लिखा है, आप इंग्लिश माध्यम भी इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलचाल की भाषा में बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, इसमें 10 बिंदु हैं, ठीक है, ये पूरे आपके 10 पॉइंट हैं। ऐसे ही आपको मॉड्यूल वाइज जो है कंटेंट दिया जाना है, तो 10 पॉइंट इनको अच्छे से देख लीजिए। इनकी हेडिंग वाइज देखना शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का पहला बिंदु है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी आ जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो फ्रीडम फाइटर्स रहे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। प्रमुख कलाओं में लोक कला भी आ जाएगी, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों को हमको डिराइव करना पड़ता है PYQ देख करके। इसमें फोक आर्ट दी नहीं है, लेकिन फोक आर्ट भी आ जाएगी, अपने आप शामिल हो जाएगी इसमें। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ, यानी कि डायलेक्ट और ट्राइब्स यहाँ पे आ जाएगी, और ट्राइबल कल्चर भी शामिल करना होगा हमको इसमें, ठीक। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, साहित्यकार यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी के होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, यानी कि ट्राइबल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे आपको याद हो अगर 2021 वाले में शायद पूछा था टंटिया भील के बारे में, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं यहाँ पूछा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको हम लोग रिनाइसेंस पीरियड बोलते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसमें आएगा। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी आ जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, पुनर्गठन तक भी इसमें पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाएगा इसमें। वनोपज, यानी कि फॉरेस्ट हो गया, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं हो गया। मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन हो गए। मध्य प्रदेश में परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, इनके नाम से एसोसिएटेड, ये कहाँ पे किस जिले में है उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। मध्य प्रदेश की कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। भारत का भूगोल में आ जाएगा भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि फिजिकल फीचर्स, और नेचुरल रीजन्स, प्राकृतिक संसाधन में वन, फॉरेस्ट, खनिज यानी कि मिनरल्स, फिर जल, वाटर, एग्रीकल्चर, कृषि, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी, सफारी, ये सब आ जाएगा। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधित आंकड़े यहाँ पे ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे जनांकिकी लिखा है, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ। तो इसका मतलब है कि हमको सेंसस भी यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। सेंसस आपको इसमें 2011 वाला ही तैयार करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट है। सेंसस 2021 का काम अभी नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, और एग्जाम तक हो भी नहीं पाएगा। आपको 2011 वाला सेंसस तैयार करना है, आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन हो गया, विश्व के महाद्वीप, देश, सागर, नदियां, पर्वत, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ फैक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमको कवर करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये अलग से लिखा हुआ है, ये मेंस में भी आता है, इसमें भी PCS में, और इसमें प्रीलिम्स में भी आता है। तो परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोतों को हमको कवर करना पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं हम लोग राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इससे आते हैं तो 3-4 तक क्वेश्चन आ सकते हैं पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था से, ठीक है। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकी जनगणना, मध्य प्रदेश का सेंसस हमको कवर करना है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, बजट वगैरह इसमें कवर करना होगा। प्रमुख उद्योग कवर करना होगा। मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य के प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, खासकर SC/ST से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SC/ST एक्ट जो मध्य प्रदेश का है, उसकी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हमको कवर करनी पड़ेगी। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जातियों जनजातियों से संबंधित, वो भी हमको कई बार कवर करना पड़ता है। भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1935 कवर करना है। संविधान सभा हमको कवर करना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद इसमें आ जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा, जैसे 91 वाला पूछा गया था अभी 2021 वाले में। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, आयात निर्यात और वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, SEBI, NSE, NBFC भी इसमें कवर करना है हमको, ठीक है। और जैसे इसमें जो है UPSC के बारे में नहीं लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में भी आ सकता है। उसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये अलग से लिखा हुआ है, ये भी कवर करना है। ये सब आपको कवर कराया जाएगा मॉड्यूल में, आपको टेंशन नहीं लेना है इसके लिए क्या पढ़ना है। पर्यावरण और जैव विविधता दिया हुआ है। पोषण, आहार, पोषक तत्व दिया है। मानव शरीर संरचना,
कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, इसको कवर करना है। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में आपने देखा होगा 25% पार्ट जो है करंट अफेयर का ही बना होता है। अदर स्टेट पीसीएस में, एमपी पीसीएस में इससे भिन्न है, करंट अफेयर यहाँ पे कम पूछा जाता है। अदर स्टेट पीसीएस में लगभग 25% जो है पूरे पेपर का, प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन इंटरव्यू तक में करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है डीप में। लेकिन एमपी पीसीएस में ये कहानी थोड़ा सा पलट जाती है। एमपी पीसीएस में खाली 5 से 7% ही करंट अफेयर पूछा जाता है, और ये फैक्ट बात है। आप पिछले 3-4 साल के पेपर स्टडी कर सकते हैं। 100 में से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के होते नहीं हैं, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स करंट अफेयर होते हैं। प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, इससे संबंधित जो है 2 प्रश्न आते हैं हर बार एग्जाम में। महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित 1-2 प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, संस्थानों के नाम से 2 प्रश्न, तो आप मान के चलिए कि 2+2+2 मैं इसको मान के चल रहा हूँ। ये हर बार इसी तरीके से मेंटेन होता है। 6 प्रश्न तक आपके करंट अफेयर से बनते हैं, और वो भी सारे करंट अफेयर नहीं कवर करने होते हैं कि आपको सारे के सारे कवर कर देना। इसमें प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान कवर करना है, और महत्वपूर्ण घटनाक्रम कवर करना है, खेल संस्थाओं को कवर करना है, प्रतियोगिताओं को, पुरस्कारों को। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पूछा जाता है अलग से, ठीक है, मतलब साइंस के अलावा आईटी इसमें पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित न्यूएंसेस पूछने लगे हैं आजकल। रोबोटिक्स पूछते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पूछते हैं। ई गवर्नेंस यहाँ पे पूछते हैं। ई गवर्नेंस पर डेफिनेशन बेस्ड सवाल आया था लास्ट ईयर ही, मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ 22 वाला मई में। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग से पूछते हैं, जैसे सोशल मीडिया एसएमओ पूछा था, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ई कॉमर्स जो है, इसके फीचर्स क्या हैं, ग्लोबल रीच वगैरह, ठीक है। मतलब आता बेसिक ही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है तो इंजीनियरिंग लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी ना, ऐसा नहीं होता है। इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ के घबराइए नहीं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको राहत मिलेगी। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सामुदायिक संस्थान, देखिए अलग से इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग दिया है, संघ लोक सेवा आयोग दिया है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ऊपर दिया नहीं तो आ कैसा रहा एग्जाम में। यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग अलग से कवर करना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कवर करना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, नीति आयोग से हर बार एक प्रश्न देते हैं, मानवाधिकार आयोग से प्रश्न होता है, महिला आयोग से होता है, बाल संरक्षण आयोग से हो सकता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से, सूचना आयोग से, सतर्कता आयोग से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण से क्वेश्चन आ सकता है, खाद्य प्रसंस्करण आयोग इत्यादि से, खाद्य संरक्षण आयोग आदि से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिलेबस आपका इंग्लिश माध्यम में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ आपको एमपीपीसीएस की वेबसाइट पर मिल जाती है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या आता है अब टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरीके से इन 10 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। 2022 से शुरुआत करते हैं, जो मई 2023 में पेपर हुआ था। मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति, साहित्य से 10 प्रश्न इसमें आए थे। भारत के इतिहास से 10 प्रश्न इसमें आए थे। मध्य प्रदेश के भूगोल से 14 प्रश्न आए थे। भारत और वैश्विक भूगोल से 10 प्रश्न, और देन इसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न आए थे। 12 प्रश्न भारत की संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था से थे 12, और 10 प्रश्न विज्ञान पर्यावरण से। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यहाँ पे 9 नंबर की पूछी गई थी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न आए थे। राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं से 10 प्रश्न इसमें आए थे। अगर हम 21 वाले की बात कर लें, जिसका पेपर 22 में हुआ था जून में, तो 11 प्रश्न इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास, कला, संस्कृति से। 10 प्रश्न इसमें भारत के इतिहास से। 18 मध्य प्रदेश के भूगोल से। मध्य प्रदेश के भूगोल से बहुत प्रश्न आते हैं, 18 प्रश्न इसमें आए। 14 इधर आए, 17 इधर आए। मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत अच्छे से हॉलिस्टिकली आपको कवर कराया जाएगा, ठीक। उसके बाद 11 प्रश्न भारत और वैश्विक भूगोल से आ गए। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से 5 प्रश्न। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 1 प्रश्न। संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न। 5 प्रश्न विज्ञान पर्यावरण से। 8 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 11 प्रश्न, और राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं पॉइंट नंबर 10 से 10 प्रश्न। मोरलेस यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पे थोड़े से प्रश्न घटे। इतिहास संस्कृति से 7, भूगोल से उतना ही आए 17। भारत के इतिहास से 9 प्रश्न। भारत और वैश्विक भूगोल से 8 प्रश्न। संवैधानिक व्यवस्था से 6 प्रश्न मध्य प्रदेश से। अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न। 17 प्रश्न मध्य प्रदेश भारत की संविधान प्रणाली, अर्थव्यवस्था से, और विज्ञान पर्यावरण से 12 प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से 5 प्रश्न। सूचना संचार प्रौद्योगिकी से 9, और राष्ट्रीय और प्रादेशिक संस्थाओं, सामुदायिक संस्थाओं से 8 प्रश्न, ठीक। तो इस तरीके से प्रीवियस 3 सालों की एनालिसिस है। प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ज़्यादातर फैक्चुअल बनते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न कॉन्सेप्चुअल में नहीं कहूँगा, डिटेल्स वाले आने लगे हैं। एक प्रश्न में कई सारी चीज़ों की डिटेलिंग पूछ लेते हैं, उसको भी हम फैक्चुअल ही मानेंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न उसको कह सकते हैं, लेकिन कोई भी कंसेप्चुअल सवाल नहीं आता है अभी भी एमपीपीसीएस में।
अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल हम इसे मानते हैं जहाँ पर आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस में इस तरीके के सवाल आते हैं। एमपीपीसीएस में ये अभी तक नहीं आया और आने की उम्मीद भी नहीं है। यूपीपीसीएस में इस तरीके से पूछता है कि अभी कथन ये है और कारण ये है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि बताइए कि ए गलत है कि बी सत्य है। ए सत्य है और इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये और दोनों सत्य भी हो सकते हैं, व्याख्या नहीं भी कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल होते हैं, ये एमपीपीसीएस नहीं पूछता है। हरियाणा पीसीएस में कई बहुत ज़्यादा लंबे प्रश्न आ जाते हैं यूपीएससी में, जैसे एक सवाल में 6-6, 7-7 स्टेटमेंट आजकल रहने लगी हैं, 5-5 स्टेटमेंट। वैसे भी सवाल एमपीपीसीएस नहीं पूछता है। एमपीपीसीएस आपसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने बताया फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एक सवाल में एक ही फैक्ट कई बार पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, तो ये आपको पंचायत एक्ट इसमें पता होना चाहिए, जो भी पंचायत से संबंधित प्रावधान है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आजकल नए बनने लगे हैं, पहले नहीं आया करते थे मैचिंग वाले ज़्यादा, कि जैसे कौन सा राजमार्ग कहाँ से गुजरता है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सा प्रोडक्ट आपको किस जिले में देखने को मिलेगा, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये सब। अच्छा, ये वाले कुछ खासकर प्रश्न होते हैं जिसमें इसमें पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से कौन जो है कहाँ संलग्न रहा है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन से राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के रहे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। जो प्रादेशिक और राष्ट्रीय सांविधिक संस्थाएं हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन इसमें 1, 2, 3 तक जो है स्टेटमेंट बन सकते हैं आपके एमपीपीसीएस के पेपर में। कई बार 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसमें बताना होता है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक, तो ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित एक डिटेल्ड वाला प्रश्न है। तो यही वो हम लोग कह सकते हैं कठिनतम स्तर है जिस पर एमपीपीसीएस जा सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं? बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से 1 लाइन टाइप होते हैं। मैं कहूँगा कि करीब जो है 75 क्वेश्चंस आपके 100 में से इसी टाइप के रहते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछा जाता है। 25 क्वेश्चंस थोड़े से इस तरीके के होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग की आपको ज़रूरत होती है। तो आपको पेपर प्रथम दृष्टया जो है ये थोड़ा सा ईजी ही प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। उसका कारण भी है। कारण है प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी हाई रहता है। कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, 2022 का जो पेपर है जो मई में हुआ, इसका कट ऑफ आ चुका है, प्रीलिम्स का ऑफिशियल। इसका कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 160 गया था। ठीक है, आउट ऑफ 200 नंबर में से 160 नंबर यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ गया था। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे गया था 142, फीमेल के लिए गया था 138, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 130 गया था। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 154 गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग फीमेल के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 154 यहाँ पे गया था। दिव्यांग जन के लिए इस तरीके से, और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए इस तरीके से। तो मैं आपको हाईएस्ट कट ऑफ को मतलब हाईएस्ट कट ऑफ को लेकर के आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपको कैटेगरिकल आपको मिलता ही है हर जगह जहाँ पे मिलना चाहिए। फिर अगर हम 2021 वाले का देखें तो 154 नंबर कट ऑफ गया था 200 में से। और अगर हम देखें थोड़ा सा पहले का 2020 का देखें तो 140 नंबर कट ऑफ गया था, लेकिन पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट साइड था थोड़ा। तो पेपर जब थोड़ा सा इजी को होता है, जैसे 2023 का पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट टाइप का था, मतलब 2023 में जो 2022 का पेपर हुआ था इजी मॉडरेट था, तो 80% कट ऑफ गया। मॉडरेट लेवल का होता है, जैसे आते हैं एमपीपीसीएस के पेपर तो आपको 70% यहाँ पे लाना होता है। तो आशा ये है कि आपको इसमें 70% का टारगेट 75% का यहाँ पर आपको टारगेट रखना पड़ेगा, 75 से 80% का, तब आप जो है इसमें कट ऑफ के लिए सोच सकते हैं। अब कट ऑफ कितना रहेगा ये तो पेपर पर डिपेंड करता है, किस साल किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे हर 10 में से 8 सवाल सही करने का टारगेट शुरू से रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस इन सभी चुनौतियों के लिए आपको कैसे तैयार करेगा, इसमें जैसे मैंने बताया कि सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको मॉड्यूल फॉर्म में दिया जाएगा, सुबह 10 बजे डेली मॉड्यूल दिया जाएगा। आपने जो है देख ही लिया होगा, फी पेमेंट करने से पहले हमने आपको बताया था। हम पॉइंट वाइज मॉड्यूल के फॉर्म में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पॉइंट वाइज कंप्लीट सिलेबस आपके 60 दिवस में मॉड्यूल के फॉर्म में कराया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने एमपी जीके का केवल पेड कोर्स लिया है तो आपको बता दी जाए कि आपके मॉड्यूल कब से मिलना शुरू होंगे। 1 नवंबर 2023 से आपको मध्य प्रदेश के मॉड्यूल मिलना शुरू होंगे। तो मध्य प्रदेश का सारा मॉड्यूल, जिन लोगों ने केवल एमपी स्पेसिफिक ग्रुप लिया, एमपी स्पेसिफिक कंटेंट से एसोसिएटेड ग्रुप लिया है, तो आपका पूरा स्टडी मटेरियल 18 दिवस में कवर कराया जाएगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको बता दें कि एमपी स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको 1 नवंबर से मिलना शुरू होंगे। इसका मैं पूरा सारणी दिखा दे रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। डे वाइज मॉड्यूल में अगर हम देखें तो आपको 29 सितंबर से मॉड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे में से, और ये आपको एमपी स्पेसिफिक मॉड्यूल 1 नवंबर से मिलना शुरू होगा। ठीक है, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये आपको 1 नवंबर को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सामुदायिक संस्थाओं का मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के लिए मिल जाएगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का फिर से होगा। फिर राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक घटनाओं संबंधित
संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से। तो इस तरीके से आपको मिलना शुरू होगा। मध्य प्रदेश का भूगोल 9 तारीख को मिलेगा। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति का पहला मॉड्यूल 10 नवंबर को मिलेगा। मतलब इतना टाइम पहले मिल जाएगा कि आप उसको तैयार कर सकेंगे। हमारा जो कंटेंट होगा एकदम टू द पॉइंट होगा, इस तरीके नहीं होगा जैसे कई सारे ऑफलाइन कोचिंग वाले मध्य प्रदेश में कई सारे भोले भोले छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी पूरी बुक्स उठा के दे रहे हैं, उससे आता कुछ नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है टू द पॉइंट और सिलेक्शन मटेरियल देने के लिए जाना जाता है, और वही यहाँ पर आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग मध्य प्रदेश का मॉड्यूल लेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको तैयार करने के लिए पूरा समय यहाँ पर मिलेगा। 35 दिवस यहाँ पे रहेंगे इसको अच्छे से तैयार करने के लिए, और ये टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप जो है कट ऑफ भी निकाल सकेंगे। इससे पहले जो भी मॉड्यूल दिया जाएगा आपको एमपीएस पहले, उसको अच्छे से आप तैयार करना शुरू कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, मॉड्यूल के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी मॉड्यूल यहाँ पर होगा वो सफिशिएंट होगा। आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और प्रिंट करा करके भी पढ़ सकते हैं अपने खर्चे पर। डे वाइज मॉड्यूल का ये प्लान नोट कर लीजिए। इसी प्लान के हिसाब से आपको मॉड्यूल यहाँ पे दिया जाएगा, और पूरा कंटेंट हमारा 26 नवंबर को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, 17 दिसंबर को आपका पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आप कंटेंट तैयार कर लेंगे, और रिवीजन टाइम भी आपको मिल जाएगा। एक बात आपने सुनी होगी सभी एमपीपीसी सिलेक्टेड लोगों के मुंह से, और टॉपर्स टिप्स में सुना होगा कि प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगा के जाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं और सभी लोग सच कहते हैं। तो आपको डेली हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेड क्विज जरूर आप लोग लगा लीजिएगा। पेड क्विज में डेली जो है 50 सवाल करीब यहाँ पे कराए जाएंगे, अगले जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आप प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, एमपीपीसीएस में प्रैक्टिस का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आप कई सारे सवाल जो है सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल पेपर होता है। जो 10 बिंदु हैं यहाँ पे, और 10 बिंदु में भी कई जो है सब पॉइंट्स हैं, यानी उप बिंदु हैं। तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको तैयार करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो सिलेबस के एम्बिट में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एमपीपीसीएस पूछ सकता है, उनको यहाँ पे क्विज में कराया जाएगा, और डेली 50 आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। एमपीपीएससी का ही आपका क्विज ग्रुप है। इसमें मैंने सैम्पल तौर पर ये क्वेश्चंस डाला है। अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरे डिलीट करने के बाद आपको दैनिक रूप से सिलेबस आधारित एमपीपीसीएस सिलेबस स्पेसिफिक क्वेश्चंस डेली आपको 50 करीब मिलना शुरू हो जाएंगे। 40 से 50 ये आपके क्वेश्चंस होंगे, और इनकी संख्या जो है हम आगे एग्जाम आने तक बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए एटलीस्ट 3000 क्वेश्चन जो है आपको करा दी जाएंगे एग्जाम से पहले, और काफ़ी एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस के लिए आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यू हमने शेयर कर दिया। पीवाईक्यू आप लोग जरूर देख लीजिएगा एमपीपीसीएस में। एमपी में एक खास बात है, पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते। रिपीट बहुत ही कम होते हैं, 1-2 से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। रिपीटिशन चांस बहुत कम होता है एमपीपीसीएस में। खाली उसको पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए करिएगा, किस तरीके से क्या ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, किस बिंदु से किस डेप्थ तक जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको एनालाइज करने के लिए आप जो है देखिएगा, आप पूरा अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस तरीके से मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते एमपीपीसीएस में। आप उसमें आंसर याद मत करने लगिएगा, खाली ये देखिएगा किस तरीके से एमपीपीसीएस सवाल बनाता है। जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कौन से तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं, और कुल मिलाकर 5वां तेज गेंदबाज बन गया है जिसने 600 विकेट लिए हैं। तो 600 विकेट जो है इससे पहले किसी लिए होंगे, तो इसका मतलब जेम्स एंडरसन ने सबसे पहले 600 विकेट लिए हैं तेज गेंदबाज के रूप में, और तेज गेंदबाज के रूप में दूसरे 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए स्टुअर्ट ब्रॉड। जैसे मैं ये लगाऊंगा तो मेरा यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एक ब्लू टिक बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को गलत कर देता हूँ तो क्या होता है, क्वेश्चन को मैं जैसे गलत करता हूँ, जेम्स एंडरसन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है जेम्स एंडरसन ऐसे लिख करके आ गया बल्ब में, जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा हम एक्सप्लेनेशन भी लगाएंगे। और ये इससे पता चल गया कि जो मैंने उत्तर दिया वो क्रॉस लग गया, यानी कि मेरा उत्तर गलत है और सही वाला उत्तर ये है। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली काफ़ी आप इंप्रूव होंगे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, और फैक्ट को पहचानने में काफ़ी यहाँ पे सक्षम हो जाएंगे आप। तो मेरा ये दिखाना उद्देश्य था। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके सिलेबस स्पेसिफिक अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 3000 करीब क्वेश्चन कराए जाएंगे। हम इससे ज़्यादा संख्या में कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे 17 दिसंबर तक अपलोड होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब एटलीस्ट 15 दिसंबर तक आपको लगातार हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। कई बार एमपीपीसीएस कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको लगता है कठिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसमें आसानी से कर लेते हैं, आपको कुछ फैक्ट पता हो। तो जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा लौह अयस्क के बारे में भारत में सही कथन नहीं है। तो देश में लौह अयस्क का कुल संचित भंडार लगभग 80% झारखंड और ओडिशा के पास है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये किसके पास है? कर्नाटक और ओडिशा के पास है, झारखंड नहीं। झारखंड और ओडिशा के पास पूरे देश के कोयले का करीब 80% भंडार है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ से आपको अदर कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं एमपीपीसीएस में। कुछ प्रश्न टफ हो सकते हैं, मान के चलिए आपको 5 से 6 जो है थोड़े से टफ लेवल ट्रिकी को प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन 80 से लेकर मैं कहता हूं कि 83 तक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद आप 85 तक क्वेश्चन सही करने में सफल हो सकते हैं। और कई लोग जो है
हमारे अदर बैचेस में अलग अलग स्टेट पीसेस के कट ऑफ आसानी से निकालते रहे हैं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस कैटेगरी में। बस ये करना आपको है कि हमने जैसे पहला बैच चलाया है तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा आपको उसको अच्छे से स्टडी करना है। 3 फेजेस होंगे यहाँ पर एमपीपीसीएस क्लियर करने के। सबसे पहली स्ट्रेटजी है जो मॉड्यूल वाइज आपको कंटेंट दिया जाएगा उसको स्टडी करना है। सेकेंड स्टेज है जो पेड क्विज ग्रुप है उससे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। और थर्ड स्टेज है रिवाइज करना। रिवीजन आपको मैक्सिमम करना है, जो मॉड्यूल हम आपको देते जाएंगे उसको मल्टीपल टाइम्स पहले रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे बाद के मॉड्यूल आते रहें तो आप पुराना भूलते ना जाएं। रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। जो आपको 6 घंटे की स्ट्रेटजी है उसमें 1 घंटा डेली रिवीजन के लिए आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो गए इंडियन हिस्ट्री के, तो अगले मॉड्यूल जो है एमपी जीके के आ रहे हैं, एमपी की हिस्ट्री के आ रहे हैं, एमपी कल्चर के आ रहे हैं, तो आपको पुराने मॉड्यूल को रिवाइज करना है जो हिस्ट्री के या पॉलिटी के अपलोड होते रहें या फिर इन्वायरमेंट के। जो भी आपके 10 बिंदु हैं उससे संबंधित जो मॉड्यूल आगे आगे अपलोड होते जाएंगे, पीछे वालों का रिवीजन आपको करते जाना है। पेड क्विज के क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा और पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाते आपको मॉड्यूल को तैयार करने की बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिलती जाएगी और किस तरीके के क्वेश्चन किस बिंदु से पूछे जा सकते हैं या फिर उप बिंदु यानी सब पॉइंट से पूछे जा सकते हैं, उसकी क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। रफली आप जो है 6 घंटे में टाइम प्लान बना सकते हैं। जो मॉड्यूल आएगा उसको स्टडी करने में आप 2 घंटे दे सकते हैं। पुराना मॉड्यूल जो पुराने मॉड्यूल जो आपके इकट्ठे होते जाएंगे उसको अच्छे से आपको रिवाइज करते जाना है। बाकी बचा आधे से ज़्यादा समय उसी में डेडिकेट करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके मॉड्यूल हमको 60 देने हैं तो आप 60 मॉड्यूल में से जो है अपना टाइम प्लान बनाइए कुछ कि कितने कितने इंटरवल्स पर आप रिवाइज करेंगे। आप 3 मॉड्यूल के बाद रिवाइज करेंगे या आप जो है 5-5 मॉड्यूल के बाद जो है रिवाइज करेंगे कि 10-10 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप उसका रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आपको रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन का टाइम मैनेज करते हुए चलना है। पेड क्विज लगाने में और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा डेली 40 मिनट आपके लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को ओरिएंट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो पूरा का पूरा समय आप अगर एमपीपीसीएस को लेकर फोकस्ड हैं तो इसी एग्जाम को लेकर के आप इस तरीके से टाइम डिवीजन हमारे स्टडी मटेरियल के साथ कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने केवल एमपी के लिए ग्रुप लिया हुआ एमपी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल के लिए, तो आप जो है स्टडी मटेरियल अपलोड होने का वेट करिए जो एमपी का आपको मिलना है टाइम प्लान के हिसाब से, और तब तक आप पेड क्विज की लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप फुल पेड ग्रुप में मेंबर हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कहाँ पूछ सकते हैं, आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। डिस्कशन ग्रुप आपको दिया गया होगा डाउट पूछने के लिए। अपने डिस्कशन ग्रुप में आप डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं और उसका जवाब जो है एडमिन हमारे देते हैं। विदिन 6 आवर्स आपको जवाब दे दिया जाता है और वैसे तो आपको तुरंत जवाब मिलता है अगर आप दिन के समय पूछेंगे वर्किंग आवर्स में। अगर आप फुल पेड ग्रुप के मेंबर नहीं है तो क्या करें, आपने केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप लिया है तो आप जो है इस नंबर पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। 7838692618 करके ये आंसर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन इस पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से केवल बात करिएगा। वॉइस मैसेज यहाँ पे एंटरटेन नहीं किए जाते हैं और आपको 24 आवर तक का यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान यहाँ भी किया जाएगा। लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, आपको तुरंत सारे क्वेश्चंस का डाउट मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता रहेगा जो भी आप सिलेबस से एसोसिएटेड अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे। हमारे एक्सपर्ट एडमिन का पूरा पैनल रहता है, आप उसमें सिलेबस से एसोसिएटेड कोई भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। एडमिन आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे।